नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, रीट का जो एग्ज़ाम है उसके थोड़े ही दिन शेष रहे हैं, तो आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है नई शिक्षा नीति, जिसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। पहले इसकी बात करते हैं भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या। इससे पहले भारत में 2 बार नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लाई जा चुकी है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में लाई गई और उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी भी। तो याद रखना, पहली कौन? दौलत सिंह कोठारी के लिए। फिर दूसरी बार 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शिक्षा नीति लाई गई और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आधुनिकीकरण पर बल देना। उसके बाद 1992 में दूसरी शिक्षा नीति थी, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसके तहत निर्माण किया गया, यानी इसमें कुछ सुधार करते हुए नए प्रोग्राम जैसे DPP है, सर्व शिक्षा अभियान है आदि को इसमें जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव भी। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरी शिक्षा नीति 2020 में लाई गई और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी भी। और जिस समय यह शिक्षा नीति लाई गई उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक भी। तो याद रखना, महत्वपूर्ण है, जब नई शिक्षा नीति लाई गई तो प्रधानमंत्री का तो सबको पता है, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक का पता शायद ही किसी को होगा, तो याद कर लेना भी, क्योंकि पूछा जा सकता है उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। फिर बात करते हैं NEP 2020 के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन भी। तो यह भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, NEP 2020 के लिए जो समिति गठित की गई, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। और इस समिति की सचिव थी रेणु स्वरूप भी। तो यह भी याद रखना अपने लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मई 2019 को भी। कब सौंपी? 31 मई 2019 को, और इसका ड्राफ्ट है वो सुधार के लिए जारी कर दिया गया भी। फिर इसको मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 में, यानी 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंप्लीमेंट हो गई, अस्तित्व में आ गई भी। फिर इस नीति में कहा गया कि इसके कुछ प्रावधान है वह 2024 तक लागू कर दिए जाएंगे और 2030 तक अधिकांशतः इसके जो प्रावधान है वो लागू कर दिए जाएंगे। क्लियर है? फिर देखना, समिति ने रिपोर्ट सौंपी 31 मई 2019 को, मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को, और क्या कहा गया भी 2024 तक, यानी कि जो लास्ट साल गुजर गया, तो जो शिक्षा विभाग में शिक्षक कार्यरत है, हमें तो पता है भी कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो काफ़ी इसकी स्कीम्स है, निपुण भारत है, दीक्षा है, इसके अलावा दीक्षा राइज है, निष्ठा है आदि को, FLN है, इसको तो लागू कर दिया गया है। तो 2024 तक तो कुछ प्रावधान लागू किए जा चुके हैं और जो अधिकांशतः प्रावधान है वह 2030 तक लागू कर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं NEP 2020 की जो समिति थी, इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, और सचिव की बात करें तो रेणु स्वरूप भी। फिर बात करते हैं, इस शिक्षा नीति में कुल 4 भाग है भी, यह भी याद रखना अपने। कितने भाग हैं? 4 भाग और 27 अध्याय हैं। कितने भाग है? 4 भाग और 27 अध्याय। 4 भाग और 27 अध्याय भी। कौन कौन से भाग हैं? भाग 1 है स्कूली शिक्षा से संबंधित भी, भाग 2 उच्चतर शिक्षा से संबंधित, भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और भाग 4 क्रियान्वयन नीति भी। ठीक है, तो भाग पूछ सकता है कितने हैं, तो भाग 4 और अध्याय पूछे तो 27। पहला भाग है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में कुल 8 अध्याय हैं, याद रखना। स्कूली शिक्षा में 8 अध्याय हैं
उच्चतर शिक्षा में 11 अध्याय हैं। तो सबसे ज्यादा जो अध्याय हैं वह शिक्षा से ही संबंधित है। स्कूली शिक्षा में 8 है, उच्चतर शिक्षा में 11 है। केंद्रीय विचारणीय मुद्दों में 5 है और क्रियान्वयन नीति में 3 है भी। ठीक है, तो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये दो तो अच्छी तरह से याद कर लेना। स्कूली शिक्षा में 8 है, उच्चतर शिक्षा में 11 है। फिर बात करते हैं एनईपी 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है 100% तक। अब सकल नामांकन जो अनुपात है वह क्या है? जैसे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं वो जो अपर प्राइमरी है वहां तक कितने पहुंचते हैं और अपर प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक कितने पढ़ते हैं, वह जो रेशो है, अनुपात है, उसको कहा गया है सकल नामांकन अनुपात। तो यह कहते हैं 2030 तक इसको 100% करना है, अर्थात जिन बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लिया है वह उच्चतर शिक्षा भी प्राप्त करें, इसके लिए प्लान बनाया गया है। और क्या कहा गया है? 100% उसके नामांकन का ठहराव करना है और जो ड्रॉप आउट दर होती है उसको कम करना है। ड्रॉप आउट दर मतलब कोई बच्चा है जो पहली में एडमिशन लिया, वो या तो 6वीं में क्लास छोड़ गया, 8वीं में सो गया, 10वीं में छोड़ गया या 12वीं में छोड़ गया, नहीं, उसको क्या करना है? उच्चतर कक्षा तक यानी 12वीं माध्यमिक स्तर तक, 10वीं तक 100% उसको नामांकन है जारी रखना है। क्लियर है? फिर से देखते हैं पहली शिक्षा नीति 1968 में, उस समय नाम किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी समिति की सिफारिश पर 64-66 में, और इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और शिक्षा के आधुनिकीकरण पर बल दिया। फिर 1992 में इसमें संशोधन किया गया और प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्रियान्वयन किया गया, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर 2020 में नई शिक्षा नीति आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी। इस समिति नई शिक्षा नीति के लिए एक समिति का गठन किया गया जून 2017 में, जिसकी अध्यक्षता की कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ने, और इस समिति की सचिव रहे रेणु स्वरूप भी। फिर बात करते हैं इस समिति ने सदस्य पूछे तो 1+8 कितने थे? 9 सदस्य थे। रिपोर्ट सौंपी 31 मई 2019 को और मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को भी। इसके कहा गया कि उसके कुछ प्रावधान 2024 तक लागू हो जाएंगे और हो चुके हैं भी, और अधिकांशतः इसके जगह 2030 तक लागू कर दिए जाएंगे। तो एक आपने देखा होगा भी, एक तो 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम है, आपने देखा होगा, ठीक है, वो इसी की देन है भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं एनईपी समिति में कुल 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य, यानी कितने थे? 9 मेंबर थे टोटल। फिर इसमें भाग कितने हैं? 4 भाग 27 अध्याय। पहला भाग स्कूली शिक्षा का जिसमें कुल 8 अध्याय हैं, दूसरा उच्चतर शिक्षा का जिसमें 11 अध्याय हैं, तीसरा अन्य केंद्रीय विचाराधीन मुद्दे जिसमें 5 अध्याय हैं, और क्रियान्वयन नीति में कुल 3 अध्याय हैं। और 2030 तक ड्रॉप आउट दर को कम करना है और सकल नामांकन अनुपात को 100% करना है। ठीक है, तो यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण तथ्य उनकी बात करते हैं, तो स्कूली शिक्षा में इसको भी 2024 से पहले वास्तव में लागू कर दिया गया है। गवर्नमेंट टीचर्स है या जिनके माता पिता टीचर्स है, भाई बहन टीचर है, उनको तो इन बात का पता होगा। फिर बात करते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके आधार स्तंभ भी। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसके 5 आधार स्तंभ रखे गए हैं। पहला क्या रखा गया है? पहुंच, यानी नई शिक्षा नीति कहती है हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए भी, और ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की भी है। ठीक है। फिर भागीदारी, यानी इस शिक्षा को हर जगह पहुंचाने में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। फिर बात की जाएगी गुणवत्ता। तो यह जो शिक्षा नीति है क्या कहती है? यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देती है, यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका अधिक से अधिक लाभ मिले भी। ठीक है।
फिर कहता है शिक्षा क्या होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति के पहुंच में होनी चाहिए, न तो ज़्यादा महंगी हो न ज़्यादा सस्ती हो, यानी कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए। तो याद रखना, इसी के तहत भारत में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और राजस्थान के तो लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है। साथ ही पहली बार जो आईआईटी की पढ़ाई है वह भी हिंदी में शुरू कर दी गई है अभी, ठीक है। फिर बात करते हैं जवाबदेही भी, फिर क्या करते हैं, जवाबदेही। तो क्या कहता है, सामूहिक सरकार की जवाबदेही होगी कि वह शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर पाया है या नहीं कर पाया। अब इस किफ़ायती का एक बात और याद रखना, 3 से 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, जबकि इससे पहले जो शिक्षा का अधिकार 2009 था 10 था, वो क्या कहता था अभी आरटी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा दी जाए, जबकि ये क्या कहता है 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बालक को बालिका को शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके जो भाग है तो उसमें पहला भाग क्या था, आपने पढ़ा था स्कूली शिक्षा विभाग, एक क्या था, स्कूली शिक्षा। तो यह अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने स्कूल से संबंधित है, तो अपने को इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इसमें कुल अध्याय कितने थे, 8, क्लियर है। फिर बात करते हैं स्कूली शिक्षा क्या कहती है। पहले अपने राजस्थान में पैटर्न चलता था 10+2 व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था। और कौन सी नवीन व्यवस्था, तो याद रखना जो नई व्यवस्था लगाई है वो क्या है, 5+3+3+2 53-32, याद रखना 53-32, 5+5+2 नहीं सॉरी 53-34, 5+3+3+4 53-34। देखो 3-4-5 3-4-5 और बीच में 3 यानी 53-34। 5+3+3+4 99% क्वेश्चन तो यहीं से आएगा भी, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति है उसने स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा है, 4 स्तर पर बांटा है और उसका पैटर्न क्या रखा है, 5-3-3-4 5-3-3-4 5-3-3-4 5-3-3-4, जो कि शिक्षण शास्त्रीय आधार पर आधारित है। और किस आयु वर्ग के लिए, तो आयु वर्ग होगा 3 से 18 वर्ष में। तो वो भूल जाना भी 6 से 14 वर्ष, लेकिन वो कहाँ करोगे, वो करोगे जब शिक्षा का अधिकार क्वेश्चन आएगा, वहां तो क्या रखना है 6 से 14 वर्ष। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या कहती है, 3 से 18 वर्ष में, क्लियर है। तो यह कहती है 3 से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए एक शिक्षा व्यवस्था इन्होंने क्रिएट की है और जिसको बांटा किसमें है, 5-3-3 और 4। इसको भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, और 4 स्टेज बनाई इसकी। कितनी स्टेज बनाई, पहली है फाउंडेशन स्टेज भी, फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन मतलब है नींव आधारभूत अवस्था भी। इसमें इन्होंने क्या शामिल किया, इसमें शामिल किया भी नर्सरी को, लोअर किंडरगार्टन को, अपर किंडरगार्टन यानी LKG UKG को, या बात करें बाल वाटिका को, ठीक है, बाल वाटिका मतलब आंगनबाड़ी को, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी को, ठीक है। तो पहली स्टेज में इन्होंने क्या कहा कि फाउंडेशन स्टेज होगी, जो कहां से शुरू होगी, यह नर्सरी क्लास से शुरू होकर उसके बाद कक्षा 1 व 2 तक चलेगी, कक्षा 1 से 2 तक, ठीक है। तो 5 कौन से हो गए, नर्सरी LKG UKG, ये तो यहां शिक्षा होगी। फिर पहली और दूसरी कितनी क्लासें होगी, 5। तो 1 2 3 4 5, कितनी, 5। तो फाउंडेशन स्टेज में कहां से होगी, नर्सरी से लेकर दूसरी तक की जो कक्षा है वह फाउंडेशन स्टेज में शामिल की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी LKG UKG है, इनके लिए
आयु वर्ग भी, ठीक है, 3 से 6 वर्ष भी, 3 से 6 वर्ष, और इनके लिए आयु वर्ग 6 से 8 वर्ष। क्लियर है? तो 3 से 6 वर्ष तक कहाँ आएगा? प्राइमरी स्टेज में रहेगा अभी, और 6 से यानी 6 से 8 तक कहाँ पर आएगा? कक्षा 1 से 2 तक आएगा। क्लियर है? फिर आएगा प्रीपेटरी स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज। यह कौन सी है? दूसरी अवस्था है। तो यह कितने वर्ष तक थी? 5 क्लासों तक थी। कब से? 3 से लेकर 8 वर्ष तक भी। यह भी इंप्लीमेंट हो चुकी है, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग ने कहा था कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए बालक की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 72 माह होनी चाहिए, यानी कि 6 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ठीक है। फिर बाद में है प्रीपेटरी स्टेज भी। प्रीपेटरी स्टेज क्या कहती है? यह कक्षा 3 से 8 तक, 3 से 8 तक। पहली बात, कक्षा 3 से 8 तक। दूसरी बात, इसके लिए जो आयु वर्ग रखा गया है वह 8 से 11 वर्ष। कितना? आयु वर्ग 8 से 11 वर्ष। ठीक है। तीसरी बात, यानी कुल वर्ष कितने लगेंगे इसमें? 3 लगेंगे भी। ठीक है। उसमें कितने लगे थे? 5 वर्ष, और इसमें कितने लगेंगे? 3 वर्ष भी। क्लियर है? फिर आगे मिडिल स्टेज की बात भी। मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज का मतलब क्या हो गया? कक्षा नहीं सॉरी, इसमें कक्षा 3 से 5 थी भी, कक्षा 3 से 5 तक। यहां पर क्या आएगा? कक्षा 6 से 8 तक, 6 से 8 तक। ठीक है। 6 से 8 का जो आयु वर्ग है, याद रखना, इसमें आयु वर्ग इन्होंने क्या रखा? 11 से 14 वर्ष। तो यहां 8 से 11 था, अब आयु वर्ग क्या हो गया? 11 से 14 वर्ष भी। और कुल कितने वर्ष? यह भी 3 वर्ष का है। क्लियर है? फिर से देखते हैं। फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष, एलकेजी यूके नर्सरी, एलकेजी यूकेजी पहली और दूसरी 5। आयु क्या रखी? 3 से लेकर 8 वर्ष तक। दूसरी में प्रीपेटरी स्टेज कक्षा 3 से लेकर 5 तक, आयु वर्ग 8 से 11, और कुल कितने वर्ष लगेंगे? 3। फिर मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 तक, और सॉरी, कक्षा 6 से 8 तक, आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष, और समय 3 वर्ष भी। फिर उन्होंने जो लास्ट स्टेज बताई वो बताई थी सेकेंडरी स्टेज भी। ठीक है। इसमें कक्षा क्या रखी गई? 9 से 12 रखी गई भी। ठीक है। और आयु वर्ग इसमें रखा गया 14 से 18 वर्ष भी। और कुल कितने वर्ष? यानी कि तो कितने हो गए? 5 थे, 3 और बच गया कितना? 4 वर्ष। 9 10 11 12 4 वर्ष हो गए। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना है। रट लेना भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत भी। ठीक है। कितनी स्टेज बताई? 4 स्टेज बताई। पहली कौन सी? फाउंडेशन स्टेज, यानी नींव रखने की स्टेज, प्री नर्सरी, एलकेजी यूकेजी पहली और दूसरी। उम्र पूछे तो 3 से 8 वर्ष तक। फिर बात करते हैं प्रीपेटरी स्टेज के अंदर कक्षा 3 से 5 तक, आयु पूछे तो 8 से 11 वर्ष तक। फिर मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक, आयु पूछे तो 11 से 14 वर्ष। फिर सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 कक्षा तक, और आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष। तो प्रीपेटरी में 5, सॉरी फाउंडेशन में 5, प्रीपेटरी में 3, मिडिल में 3, और सेकेंडरी में 4। ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 15 वर्ष की शिक्षा होगी। 9 और 5 और 3 8, 3 11 और 4 15 वर्ष। ठीक है। तो यह जो नई शिक्षा नीति है उसका मुख्य कंसेप्ट है जो भाग 1 में दिया गया है स्कूली शिक्षा के अंतर्गत में। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है। फिर बात करते हैं इसी नई शिक्षा नीति के तहत जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उनमें जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उन जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं उन अवस्थाओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भी दीक्षा की। दीक्षा, ठीक है। दीक्षा क्या है? एक ऐप है जो
उसका फुल फॉर्म होती है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया है, FLN की ट्रेनिंगों का आयोजन किया गया है, ठीक है। यानी दीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह FLN को प्राप्त करना भी, मुख्य उद्देश्य FLN प्राप्त करना, ठीक है। FLN क्या है, ये अपने जो बाल विकास की योजनाएं अपनी पिछली क्लास में पढ़ी, वहां पर पूरी तरीके से इसको बताया गया है, वहां से देख लेना भी। यह क्या है, निपुण भारत मिशन के तहत, एक और बताया था, दूसरा जो बताया था आपको निपुण भारत, निपुण भारत मिशन, यह भी अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें इसको डीपली बता चुका हूं। निपुण क्या था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, है ना। तो ये क्या था, निपुण। पूरी तरीके से इसको अपने जो बाल विकास की योजनाएं पढ़ाई थी पिछली क्लास में वहां से पढ़ लेना। तो निपुण यानी निपुण क्या कहता है, बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता प्राप्त करना, ठीक है। तो ये निपुण भारत मिशन है, इसके तहत भी FLN का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा जो प्रमुख था वह था निष्ठा, ठीक है, निष्ठा। तो ये तीनों शब्द हैं, इनकी फुल फॉर्म देख लेना, वहां बताई हुई है। निष्ठा होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर फॉर देयर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। इसकी उसमें नहीं करा, यहां बताता हूं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स फॉर देयर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो दीक्षा थी डिजिटल इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड एडवांसमेंट। फिर बात करते हैं निपुण भारत में, जो क्या था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फिर निष्ठा की बात करते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स फॉर देयर होलिस्टिक एडवांसमेंट। हालांकि इनको बाल कल्याणकारी योजनाओं में पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, वहां से इसको देख लेना भी, ठीक है। इस निष्ठा के तहत कुल 4 भी निष्ठा, अगर मैं हिंदी में लिख देता हूं, निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, 4 तरह की निष्ठा की जो सीरीज है, श्रृंखला है ट्रेनिंग देने की, किसको, स्कूल हेड और टीचर्स को, उसके 4 स्तर अब तक जारी हो चुके हैं। पहला स्तर जारी हुआ था प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है, जो प्रारंभ में प्राइमरी क्लासेस थी उनके लिए पहला चरण जारी हुआ। दूसरा जारी हुआ माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो पहला था 1.0 निष्ठा किसके लिए थी, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, 2.0 थी माध्यमिक शिक्षा के लिए और 3.0 थी FLN के लिए भी, ठीक है। और जो 4.0 है वो याद रखना, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर डिपेंड है, ये वर्तमान में चल रही है, ठीक है। तो आजकल आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे भी NTT और ECCE का कोर्स कर लो भी, स्कूलों के अंदर क्या आने वाली है, प्री नर्सरी की वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, 1 से 5, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी आएगी भी। हर स्कूल के अंदर ये स्टेज शुरू हो जाएगी, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए, तो उनके लिए या तो NTT की होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा कोर्स जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए हो, चाहे वो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर यानी DECE हो या ECCE हो, ठीक है। तो वह भी एक बेटर फ्यूचर है अगर कोई तैयारी आगे भविष्य को देखता है,
क्लियर है? तो ये सारे किस में आते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इंप्लीमेंट की गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। फिर बात करते हैं शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति शिक्षकों के लिए भी वास्तव में देखें तो बहुत लाभकारी भी है और बहुत खतरनाक भी है। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया गया? सबसे पहले तो क्या गया? टेट। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे राजस्थान में क्या कहते हैं? अभी इसको नया इनाम दिया गया रीट, है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये इसी का पार्ट है। तो ये भी तो पात्रता परीक्षा ही है। तो टेट का आयोजन किया जाएगा अभी। ठीक है, तो ये क्या कहता है? टेट का आयोजन सभी स्तर पर, मतलब अब तक क्या होता है, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है उसके लिए ही टेट यानी कि रीट का आयोजन राजस्थान में होता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी क्या करे? टेट का आयोजन करे। कंपलसरी कर रही है सरकार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी। हरियाणा सरकार ने तो इसको काफी पहले इंप्लीमेंट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या थे? बीजेपी गवर्नमेंट थी और उनकी स्कीम है। तो अब राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और उम्मीद करता हूं ये साल तो बच गया, पर इस साल का अंत आते आते या 2026 का प्रारंभ आते आते सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं विषय शिक्षकों की भर्ती, यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर। तो एक तो बात तो याद रखना, विषय कितने लगते हैं स्कूलों में? 6 नहीं 3 ही लगते हैं अभी। इंग्लिश, हिंदी और जो तृतीय भाषा, ये तो 3 लैंग्वेज होगी। गणित, विज्ञान और सामाजिक 3 ही विषय लगते हैं मिडिल तक, याद रखना। तो जो सब्जेक्ट टीचर है उनको क्या करेंगे? टेट, याद रखना, टेट प्लस मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार के आधार पर क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति कहती है अभी शिक्षकों के लिए। क्या होगा? शिक्षक क्या होगा? टेट के अंक, मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक मिलाकर शिक्षक का चयन किया जाएगा, यानी कि बहुत ही योग्यताधारी शिक्षक चयनित करने का इन्होंने स्कीम बनाई है। फिर बात करते हैं शिक्षकों के लिए एक और बात। ठीक है, वे शिक्षक जो नवाचारी है, यानी कि सीधी सी बात करें तो ये कहते हैं जो शिक्षक शिक्षण को ऊपर तक लेकर जाएगा। ठीक है, यानी कि शिक्षक क्या करेगा कि जो नवाचार करके लाएगा, आगे तक बढ़ाकर जाएगा, उन शिक्षकों का चयन करके उनको पदोन्नति यानी प्रमोशन, पदोन्नति व वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। यानी नई शिक्षा नीति कह रही है, इनडायरेक्टली कह रही है, डायरेक्टली तो नहीं कह रही भी जो शिक्षक नहीं पढ़ाएगा या जिसका जो नवाचार को शामिल नहीं करेगा उसको न तो वेतन वृद्धि मिलेगी और न ही उसको इंक्रीमेंट लगेगा, न ही उसका क्या होगा? प्रमोशन होगा। यानी उसको रोकने पर विचार चल रहा है। कौन कह रही है? नई शिक्षा नीति। तो शिक्षकों के लिए भी बहुत हानिकारक है ये। इस तरीके से तो हानिकारक देखें तो जो नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए तो हानिकारक है, लेकिन जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि उनको वेतन वृद्धि और पदोन्नति दोनों का लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर बात क्या करते हैं? यह करते हैं वर्ष 2021 तक एनसीटीई क्या करेगी? एनसीटीई सहयोग लेगी के सहयोग से एनसीईआरटी, ठीक है, यानी कि एनसीटीई व एनसीईआरटी के परामर्श से अध्यापक शिक्षा हेतु एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके लिए? फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या फ्रेमवर्क है, किसके लिए? शिक्षक शिक्षा नहीं,
स्कूल एजुकेशन ही शिक्षक, टीचर एजुकेशन के लिए निर्माण करेगी भी। कौन है? एनसीटी। किसके सहयोग से? एनसीईआरटी के सहयोग से निर्माण करेगी, यानी जिसे कहा जाएगा एनसीएफटीई। ठीक है, टीचिंग एजुकेशन के लिए कौन है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ तैयार करेगी। कौन करेगी? एनसीटी। सहयोग किससे लेगी? एनसीईआरटी के। और इसमें क्या किया जाएगा? प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में संशोधन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। क्लियर है? तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके महत्वपूर्ण फैक्ट। एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, रट लेना। शॉर्ट में करवा दिया है, मेन करवा दिया है, इतना आप सभी को याद होना चाहिए। और उसके बाद आगे ईश्वर की मर्जी है। ठीक है, तो ये था भी एक छोटा सा टॉपिक। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उम्मीद करता हूं आप सभी को याद हुआ होगा। और अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो, तैयारी अच्छी लगी हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी अपने और क्लास से लेकर आते रहें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।